Dear student, the series of lecture on Constitution for LLB second year, I am discussing about the Article 14, and in previous lecture we discussed about the plenary provision of the Article 14, and you have seen that Article 14 provides the right of equality, right to equality, और जैसा कि आर्टिकल 14 के दो फ्रेज है इसमें, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो पिछले लेक्चर में हमने ये डिस्कस किया था कि इन दोनों का मीनिंग क्या है, और फाइनली थ्रू द कोर्ट जजमेंट इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दीज टू फ्रेज एंड both are collateral और corollary। और अब इसका जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आर्टिकल 14 का, वो हम आज इस पे चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस स्लाइड में, ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन एंड क्लास लेजिस्लेशन, एक आर्टिकल 14 का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आर्टिकल 14 प्रोहिबिट्स क्लास लेजिस्लेशन बट परमिट्स रीजनेबल क्लासिफिकेशन। यानी आर्टिकल 14 जो है वो क्लास लेजिस्लेशन की परमिशन नहीं देता, यानी अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग कानून बनाए जाए, इसको आर्टिकल 14 प्रोहिबिट्स करता है। लेकिन एक ही कानून को लागू करने के लिए क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, यानी वो कानून किस वर्ग पर लागू होगा और किस वर्ग पर नहीं लागू होगा। ये एक कोर्ट के कई सारे जजमेंट्स हैं और उसके जजमेंट के बेसिस पर ये एक कंसेप्ट है। तो अब हम देखते हैं इसके आगे कि वो कौन से जजमेंट्स हैं और उन जजमेंट्स पर कोर्ट ने क्या वर्डिक्ट दिए हैं। इसके बाद के इस स्लाइड में आप जैसा कि देख सकते हैं कि एक मामला सुब्रमण्यम स्वामी वर्सेस डायरेक्टर सीबीआई का है। उसमें एक छोटा सा इश्यू था कि क्लास लेजिस्लेशन क्या है। तो कोर्ट का जो जजमेंट है उसका एक दो लाइन में कंक्लूजन है कि इट मीन्स अ लेजिस्लेशन डिफरेंशिएटिंग बिटवीन द सेम क्लास ऑफ पर्सन्स, यानी एक सेम क्लास के व्यक्तियों में डिफरेंशिएशन कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं क्लास लेजिस्लेशन। When persons belonging to same class or that they are equal among themselves in certain aspects, they have to be treated equally in such matter। यानी एक तरह के अगर लोग हैं, चाहे किसी भी तरह से वो हो, लेकिन अगर एक समान लोग हैं तो एक समान लोगों के बीच में इस तरह का अंतर नहीं किया जा सकता कि कुछ लोगों के लिए एक कानून बने और कुछ लोगों के लिए एक कानून बने। तो इसको तो कहते हैं क्लास लेजिस्लेशन, यानी एक ही क्लास के लिए अलग अलग लेजिस्लेशन। ऐसा नहीं किया जा सकता, ये आर्टिकल 14 प्रोहिबिट करता है। और इसी बेसिस पर एक डीएस नाकारा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रोविजन को स्ट्रक डाउन कर दिया क्योंकि वो आर्टिकल 14 का वायलेशन करता था। कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं उसके बेसिस पर एक कुछ इन्फरेंस निकाला हुआ है कि आर्टिकल 14 व्हेन अ पर्सन पेंशन रूल क्लासिफाइंग बिटवीन गवर्नमेंट पेंशनर रिटायरिंग बिफोर मार्च 31, 1979 एंड दोज रिटायरिंग ऑन और आफ्टर दैट डेट सिंस दे बिलोंग टू द सेम क्लास फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ देयर पेंशन। ये जो मामला आया था उसमें पेंशन रूल के संबंध में एक नियम निकाला गया था कि जो 31 मार्च 1979 से पहले के रिटायर हुए हैं उन पर अलग ढंग का पेंशन रूल लागू होगा, और 31 मार्च 1979 के बाद जो रिटायर हुए उन पर अलग ढंग का पेंशन रूल लागू होगा। इसको कोर्ट ने ऑब्जर्व किया और ये पाया कि ये सारे लोग एक ही क्लास के यानी पेंशनर है। तो जब वो पेंशनर है तो उनमें इस तरह का कोई कानून नहीं लागू हो सकता कि उसी क्लास के एक सर्टेन डेज के बेसिस पर इसको अलग माना जाए और उसको अलग माना जाए। तो इस कानून को
DS नकारा के केस में स्ट्रक डाउन कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने, इसलिए कि ये आर्टिकल 14 का वायलेशन करता है। इसी तरह से सुनील जेटली वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा का एक मैटर है, इसमें आप देखेंगे कि द क्लासिफिकेशन बिटवीन द स्टूडेंट्स कमिंग फ्रॉम कॉमन रूरल स्कूल एंड दोज कमिंग फ्रॉम द अर्बन स्कूल्स for the purpose of admission to MBBS and BDS course was held arbitrary and violative of Article 14। तो MBBS और BDS में एडमिशन देने के लिए इस आधार पर स्टूडेंट में क्लासिफिकेशन किया गया कि कौन रूरल बैकग्राउंड से आ रहा है और कौन अर्बन बैकग्राउंड से आ रहा है। तो स्टूडेंट है, चाहे वो अर्बन से आए या वो रूरल से आए, तो इसलिए इस आधार पर कोई अगर वर्गीकरण किया जाता है तो ये भी क्लास लेजिस्लेशन की कैटेगरी में आएगा, और इस कारण से इसको भी सुनील जेटली के केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14 का वायलेशन माना। तो इस तरह से ये 2-3 केसेस से आप देख सकते हैं कि जब भी कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जिसमें एक ही क्लास के, एक ही वर्ग के लोगों के बीच विभेद किया जाए, तो इस तरह का क्लासिफिकेशन आर्टिकल 14 का वायलेशन होगा और सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्रक डाउन कर सकती है। लेकिन अब दूसरी बात आती है क्लास लेजिस्लेशन की। क्लासिफिकेशन क्या चीज है, इस पे भी देख लेते हैं। कुछ और केसेस हैं इसी से रिलेटेड, पहले उसको देख लेते हैं। एक वीवी मिश्रा वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है। द एपेक्स कोर्ट हेल्ड सेक्शन 1 सब क्लॉज 4 ऑफ द टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंटिव एक्ट टाडा, टाडा कॉमन नेम है, ये बहुत सुना होगा आप लोगों ने, 1987 as clearly ultraverse आर्टिकल 14। तो जो टाटा का सेक्शन 1 सब क्लॉज 4 था, इसको आर्टिकल 14 का वायलेशन माना गया। क्यों माना गया? द इम्प्यूग्न्ड सेक्शन प्रोवाइडेड दैट ऑफेंस क्रिएटेड बाय सेक्शन 3 of the act would be punishable as crime if the act was committed on or before 24/5/1995, but if the same act was committed after the such act, it would not be a crime। क्लियर कर देख रहे हैं आप, इसमें क्या प्रोविजन था कि सेक्शन 1 सब क्लॉज 4 के अकॉर्डिंग उसी एक्ट के धारा 3 के अनुसार 24/5/1995 से पहले जो कोई ऑफेंस करता है वो तो क्रिमिनल की तरह ट्रीट किया जाएगा, और 24/5/95 के बाद अगर करता है तो वो नहीं ट्रीट किया जाएगा। तो इसको अपराधी, जबकि अपराधी है, लेकिन एक डेट के आधार पर उसको क्लासिफाई करना, ये इसमें कुछ न कुछ गड़बड़ी है, और इसलिए कोर्ट ने इसको वायलेशन माना आर्टिकल 14 का। तो ये क्लास लेजिस्लेशन का एक एग्जाम्पल था। इसी में लास्ट में कोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि द डिफरेंशिएशन वाज हेल्ड टू बी एक्स फेसिया वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 14, यानी एक तरह का मनमानापन है इसमें, और इसलिए ये आर्टिकल 14 का वायलेशन करता है। अब आता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन। ये जो सारी चीजें थी वो उस स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि जो स्लाइड में आपने देखा होगा कि रीजनल क्लासिफिकेशन और क्लास लेजिस्लेशन दो चीजें हैं। तो क्लास लेजिस्लेशन क्या है, इसकी हमने चर्चा की कि क्लास लेजिस्लेशन किसी भी हालत में परमिट नहीं है, ठीक है, और बट परमिट्स रीजनेबल। तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन क्या है, अब हम इसको देख लेते हैं। रीजनेबल क्लासिफिकेशन, इक्वलिटी सिक्योर्ड बाय आर्टिकल 14 डज नॉट मीन एब्सोल्यूट इक्वलिटी। यानी आर्टिकल 14 इक्वलिटी तो बात करता है, लेकिन कभी भी संपूर्ण इक्वलिटी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि समाज में लोग एक बराबर नहीं है, चाहे इन टर्म्स ऑफ एज हो, इन टर्म्स ऑफ इनकम ग्रुप हो, इन टर्म्स ऑफ सोशल रेपुटेशन हो, अलग अलग तरह के लोग हैं। तो इसलिए अगर हम ये कहते हैं कि समानता का अर्थ संपूर्ण रूप से, एक समान रूप से, पूरी तरह से, यानी सार्वभौम समानता, तो ऐसा संभव नहीं है। और जब ऐसा संभव नहीं है तो क्या होगा, समाज में क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा कि किस ग्रुप को या किस वर्ग को, या कौन से वर्ग एक समान है और कौन से वर्ग एक समान है। उन आपस में ही असमानता है, लेकिन असमानता में भी एक कुछ लोग एक वर्ग एक तरह के होंगे और कुछ लोग एक तरह के होंगे। तो ऐसे कंडीशन में जब हम कोई कानून लागू करते हैं
तो उसका प्रभाव एक विशेष प्रकार के लोगों पर पड़े और एक विशेष प्रकार के लोगों के ऊपर न पड़े, ऐसा किया जा सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट परमिट करता है। इस प्रोविजन को अगर आप देखें तो ये लिखता है कि ये प्रोविजन है कि इक्वालिटी सिक्योर्ड बाय आर्टिकल 14 डज नॉट मीन एब्सोल्यूट इक्वालिटी विच इज ह्यूमन इम्पॉसिबिलिटी, यानी यह मानवीय रूप से असंभव है कि समाज में या देश में या राष्ट्र में या पूरी धरती पर जितने भी लोग जन्म लिए हो वो एक बराबर हो। अगर एक बराबर हो तो कोई दिक्कत नहीं, एक ही कानून लागू हो, लेकिन वो एक बराबर नहीं होते। ऑल पर्सन्स आर नॉट इक्वल बाय देयर नेचर, अटेनमेंट और सर्कमस्टांसेस, उनके स्वभाव के अकॉर्डिंग, उनकी जो सुविधाएं हैं, उनके जो परिस्थितियां हैं, उसके अकॉर्डिंग वो सब एक बराबर नहीं होते। द वेरिंग नीड ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ पर्सन ऑफन रिक्वायर्ड सेपरेट ट्रीटमेंट, और इस कारण से ये जो वेरिंग है, ये जो विभिन्नता है, ये जो है वो एक अलग अलग ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है। जैसे मूल रूप में पूरा समाज महिला और पुरुष में ही डिफरेंट बटा हुआ है, तो महिलाओं की अलग ढंग की आवश्यकता है, पुरुषों की अलग ढंग की आवश्यकता है। इसी तरह से गरीब और अमीर, तो गरीब की अलग ढंग की आवश्यकता है और अमीर की अलग ढंग की आवश्यकता है। इसी तरह से समाज के कुछ एरियाज जो है वो जियोग्राफिकली बैकवर्ड है, तो भौगोलिक रूप से जो पिछड़ा एरिया है उसके लिए अलग कानून की जरूरत है, और जो संपन्न एरिया उसके लिए अलग कानून की जरूरत है। तो यानी कोर्ट ने यह ऑब्जर्व किया कि आर्टिकल 14, कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 भले ही समानता का अधिकार देता है, लेकिन एक समान रूप से कोई है नहीं, इसलिए समानता में अगर एक समान रूप से व्यवहार किया जाए असमान लोगों के साथ तो वो असमानता होगी, इसलिए समान लोगों के साथ समान व्यवहार, ये जन्म देता है रीजनेबल क्लासिफिकेशन को, यानी युक्ति युक्त वर्गीकरण को। और ये प्रिंसिपल लेट डाउन कब किया गया? ये प्रिंसिपल लेट डाउन किया स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार के केस में 1952 में। द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी embodied in Article 14 thus permits reasonable classification, but the classification permitted by Article 14 must be reasonable and sound fulfill the following two tests। यानी इस केस में कोर्ट ने यह कहा कि जो आर्टिकल 14 है वो समानता के सिद्धांत को इनकॉर्पोरेट करता है, लेकिन समानता तभी हो सकती है जब कि रीजनेबल युक्त वर्गीकरण किया जाए। चूंकि सभी व्यक्ति एक बराबर नहीं है, इसलिए सभी को एक बराबर मानते हुए एक कानून समान रूप से लागू करना वो असमान लोगों के बीच में असमानता हो जाएगी। इसलिए समाज के लोगों के बीच कानून लागू करने के दृष्टि से उसमें एक युक्त वर्गीकरण करना पड़ेगा। लेकिन एक उन्होंने साथ में कंडीशन भी जोड़ा, क्या कि युक्त वर्गीकरण तो आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसा युक्त वर्गीकरण कुछ उसके लिए टेस्ट बताए, 2 टेस्ट, कि उन 2 टेस्ट पर खरा उतरना चाहिए। जब तक उन 2 टेस्ट पर खरा नहीं उतरेगा तब तक वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन जस्टिफाइड नहीं माना जाएगा। तो क्या है वो 2 टेस्ट? पहला टेस्ट है इट शुड नॉट बी आर्बिट्रेरी, आर्टिफिशियल और इवेसिव बट मस्ट बी बेस्ड ऑन एन इंटेलेक्चुअल डिफरेंशिया। यानी जो समाज में आप वर्गीकरण करते हैं, समाज का वर्गीकरण करते हैं, वो समाज का वर्गीकरण कोई मनमाना या कृत्रिम नहीं होना चाहिए या बायस्ड नहीं होना चाहिए, बल्कि वो इंटेलेक्चुअल डिफरेंशिया यानी एक बौद्धिक अंतरक पर आधारित होना चाहिए, जिसका कि अंतर करने का आधार समझ में आ सके। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझा सकता हूं कि जैसे इनकम टैक्स, बहुत सिंपल सा उदाहरण इसका इनकम टैक्स एक्ट है। इनकम टैक्स एक्ट में एक सर्टेन इनकम तक कोई आयकर देना नहीं होता है, और उसके बाद ग्रेजुअली टैक्स की जो लिमिट है वो बढ़ती जाती है कि अगर आप 2.5 लाख तक इनकम करते हैं तो कोई आयकर नहीं देना है, 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय करते हैं तो 5% देना है, 2.5 लाख से 5 लाख से 7.5 करते हैं तो 10% देना है। इस तरह की कैटेगरीज बनाई गई। आयकर कानून एक ही है, लेकिन उसके प्रभाव के उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये प्रभाव के लिए समाज को अलग अलग आर्थिक कैटेगरी में बांटा गया है। इसलिए बांटा गया है कि अगर एक समान रूप से 20% का टैक्स सबके ऊपर लगा दिया जाए
तो जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है यानी राइट टू सर्वाइवल है, जिसमें रोटी कपड़ा मकान आता है, तो जो व्यक्ति 20,000 रुपया महीना कमा रहा है उसका 20% टैक्स हो जाता है, कितना, लगभग 4,000 रुपए, ठीक है। लेकिन जो 2 लाख रुपए कमा रहा है उसके 20% टैक्स होते हैं 40,000 रुपए। जो 20,000 कमा रहा है उसके लिए 4,000 रुपए टैक्स देना बहुत बड़ी बात है, लेकिन जो 40,000 कमा रहा है उसके लिए संभवतः जो 8,000 रुपए टैक्स देना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, क्योंकि बेसिक नीड्स सबके लगभग बराबर से होते हैं, यानी रोटी और जो जीवन के लिए मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो लगभग सबके बराबर से होते हैं। जब व्यक्ति इनकम करता है तो उसकी बेसिक नीड्स से ऊपर वो लग्जरी पर खर्च करता है, तो लग्जरी पर टैक्स लगाया जा सकता है। इसलिए आयकर अधिनियम सबसे अच्छा उदाहरण है इसका कि आप जो है कानून को लागू करने के लिए समाज में वर्गीकरण करते हैं, लेकिन वो वर्गीकरण कैसा होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल डिफरेंशिया पर आधारित होना चाहिए, यानी बोधगम्य अंतरंग होना चाहिए इसका। एक जो दूसरा टेस्ट है वो टेस्ट है कि द डिफरेंशिया अडॉप्टेड एज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन मस्ट हैव अ रेशनल और रीजनेबल नेक्सस with the object sought to be achieved by the statute in question। जो कानून लागू किया जा रहा है उस कानून को लागू करने का उद्देश्य क्या है, और जो क्लासिफिकेशन किया गया है समाज में, यानी उस कानून को के प्रभाव को लागू करने के लिए समाज का जो क्लासिफिकेशन किया गया है, तो उस कानून के उद्देश्य में और उस क्लासिफिकेशन में एक रीजनेबल रिलेशनशिप होना चाहिए, नेक्सस होना चाहिए। अगर उनके बीच एक युक्तियुक्त संबंध नहीं है, अंतर संबंध नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में भी उस कानून की जो रीजनेबल क्लासिफिकेशन है या उस कानून की एडॉप्टेबिलिटी है उस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। तो इसको भी कोर्ट ने ऑब्जर्व किया। तो इस तरह से अनवर अली, वेस्ट बंगाल वर्सेस अनवर अली सरकार का जो केस है वो एक तरह से माइलस्टोन है आर्टिकल 14 में, और इसमें उन्होंने ये कहा कि रीजनल क्लासिफिकेशन इज परमिटेड बट इट हैव टू सैटिस्फाई टू टेस्ट, और वो दोनों टेस्ट क्या है, इंटेलेक्चुअल डिफरेंशिया है और नेक्सस बिटवीन ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ एंड डिफरेंशिया। तो आज मैं इतने पे समाप्त करता हूं। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इसकी जो इंटरप्रिटेशंस है, जुडिशियल इंटरप्रिटेशंस, उसको देखेंगे, और अलग अलग कंडीशन में कब कब सुप्रीम कोर्ट ने किन किन कंडीशन में रीजनेबल क्लासिफिकेशन को परमिट किया है और कब उसको खारिज किया है, इन चीजों की हम चर्चा करेंगे। ओके, थैंक्स, ऑल द बेस्ट।